नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में। रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जब आपके हाथ, पैर, आपकी कोहनी, आपकी कलाइयाँ, आपके घुटने के जो जोड़ों की लाइनिंग है वो डैमेज होने की वजह से आपके जॉइंट्स में जकड़न आ जाए, पेन होने लगे, सूजन आ जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। अगर यही अर्थराइटिस किसी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। दोस्तों, ऑटो इम्यून क्या होता है? अगर आपने पहले भी कभी मेरी वीडियोस देखी हैं या कभी कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो आपको पता चल गया होगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। लेकिन ऑटोइम्यूनिटी होता क्या है? जब हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो गलती से हमारे ही शरीर की सेल्स पर अटैक करना शुरू कर दे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर यही अटैक हमारे शरीर के जोड़ों पर होने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आज की इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में समझेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, यानी हम इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा दोस्तों इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे हम होम्योपैथी मेडिसिन से इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। दवाई दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लेकिन आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये ठीक कैसे हो जाएगा। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मेडिसिन जो है वो पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। वो हमें केस टेकिंग लेने के बाद में ही समझ आते हैं कि हमें पेशेंट को किस तरीके की मेडिसिन देनी है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमें क्यों होता है। इसकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन है, यानी साइंस आज तक पता नहीं लगा पाई है कि असली कारण क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का। जहाँ तक मैंने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बहुत सारे केसेस देखे हैं, मुझे ये लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इमोशनल कोज, यानी जो स्ट्रेस है, जो गुस्सा है, जो तनाव है, अगर आपका किसी वजह से दब जाए, यानी आप उसे एक्सप्रेस ना कर पाएँ, जाहिर ना कर पाएँ, तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है। यह बीमारी दोस्तों फीमेल्स में ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू मेल। लेडीज़ में ज़्यादा होती है, स्पेशली मैरिड वुमेंस या जिनकी एज रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ये ज़्यादा होती है, जैसे 16 से लेकर 30 साल की एज तक। इस एज के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, फैमिलीज़ के कुछ प्रेशर होते हैं, शादी के बाद हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम खुल के नहीं ले सकते। कुछ भी गलती हो जाए तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी स्टेट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यानी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जाहिर नहीं कर पाते। इसलिए हमारा गुस्सा, हमारी जो सैडनेस है, हमारा जो तनाव है वो अंदर ही रह जाता है, जाहिर नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आगे चलकर ऑटोइम्यून बीमारी का रूप ले सकता है। जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि जैसा तन वैसा मन, हमारी जो बॉडी है वो हमारे माइंड का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, एक परछाई होती है। इसलिए जो भी स्ट्रेस हम लेते हैं, जो भी तनाव हम लेते हैं, अगर हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो यही ऑटोइम्यून डिजीज़ होने का सबसे बड़ा कोज होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती हैं, उसमें से रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक है। नेक्स्ट इसका फैक्टर होता है दोस्तों जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी गठिया है, आपके ब्लड रिलेशन में, तो आपको गठिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपका वेट ज़्यादा है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको गठिया है और आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं या बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो आप लेते हैं, तो आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस ट्रिगर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्मोकिंग करने से या अल्कोहल लेने से आपको गठिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गठिया है तो स्मोकिंग, अल्कोहल और कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रिगर कर सकते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को गठिया है और हमें होने के चांसेस हो सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसका पहले से कोई प्रिकॉशन कर लें ताकि हमें ये दिक्कत आए ना? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका पहले से कोई प्रिकॉशन कर सकें हम। लेकिन अगर हमें इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं और हमें जल्दी पता लग जाए कि हमें गठिया है, तो हम इसको बहुत ईजिली रिवर्स कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट दोस्तों, इस बीमारी का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे तो होता ही है, साथ ही साथ हमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने आसपास पहले भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होते हैं जिनको गठिया होता है, उनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, उनको इतना सीवियर पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन जब हमें होने लगती है या हमें पता लगता है कि हमें गठिया हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें ये लगता है कि कहीं हम बिल्कुल ही बेड पर ना जाएँ, कहीं उन लोगों की जैसी स्थिति हमारी ना बन जाए।
तो कितना भी दर्द हो पेशेंट काम करता रहता है। उसको ये लगता है कि अगर मैं बैठ गया या लेट गया या काम नहीं किया, रेस्ट किया, तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा जकड़ जाएगी, फिर मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। और डॉक्टर भी आपको बैठने की सलाह नहीं देंगे, डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप एक्टिविटी करते रहिए, ताकि आपके जोड़ों की जो मूवमेंट है वो बनी रहे। साथ ही साथ ये बीमारी आपको डिपेंडेंट बना देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें पेशेंट अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं कर पाता है। हमें दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे हाथ जो है वो मुड़ते नहीं हैं, हमारी बॉडी जो है वो काम नहीं करती, हमारे जोड़ काम नहीं करते, हम चल नहीं पाते ढंग से, हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, जो कि कोई नहीं चाहता। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी वजह से हमें माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस भी देखने को मिलता है। अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये मेडिसिन का कॉस्ट इसमें इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट पहले से परेशान हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो और आप घर में कमाने खाने वाले एक हैं, तो फिर आपका पूरी फैमिली का बर्डन आपके ऊपर आएगा, और जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ये बीमारी आपको और ज़्यादा घेर लेगी। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इस तरह के इम्पैक्ट मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों साइन एंड सिम्टम। इस बीमारी के लक्षण क्या है जिससे हम इसको पहचान पाएंगे। दोस्तों अर्थराइटिस में देखो, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, जकड़न होना एक आम बात है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कुछ कीनोट फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, इस बीमारी में हमारे जोड़ों में सूजन आती है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारे जोड़ों में रेडनेस हो जाती है, वहाँ से सेक निकलेगा, हीट निकलेगी, वो जोड़ गर्म गर्म आपको महसूस होंगे। बहुत सीवियर पेन होता है बहुत सारे केसेस में, बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है, और इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस यानी अगर हम कुछ टाइम तक 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे अगर हम लेट के जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करते, हमारे जो हाथ हैं वो बिल्कुल हम मूव ही नहीं कर पाते। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो जोड़ हैं वो मूव नहीं करते, तो हमें कुछ देर तक हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ कदम अगर हम चलते हैं तो फिर हमारे जोड़ों में कुछ गर्माहट आती है और फिर हम चल पाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रेस्ट के बाद अगर आप दोपहर में 2 घंटे सोए और उसके बाद आप चलने की कोशिश करोगे तो एक बार आपकी बॉडी पूरी जकड़ जाएगी। और इसी चीज़ से पेशेंट डरता है कि अगर उसने रेस्ट किया तो कहीं वो बिल्कुल ही बेड पे ना आ जाए, वो चल ही ना पाए। तो ये जो डर है वो हमारे साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बीमारी सबसे पहले आपके छोटे जोड़ों पर इंपैक्ट डालती है। जैसे आपके हाथ के जोड़ हैं, आपके पैरों के जोड़ हैं, सबसे पहले उस पर इंपैक्ट डालेगी। अगर हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये और ज़्यादा वर्स कंडीशन में जाता जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो पैटर्न होता है वो सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। आम भाषा में समझें तो अगर आपको इस जॉइंट में पेन आए तो फिर आपको साथ साथ इस जॉइंट में भी आएगा, अगर आपको कोहनी में पेन आए तो फिर यहाँ भी आएगा, अगर आपको शोल्डर में पेन है तो फिर ये यहाँ भी आएगा। इसका एक और की नोट फीचर ये है कि ये पेन एक जगह नहीं रहेगा, जिसको हम बाव बोलते हैं आम भाषा में। ये पेन माइग्रेट करता रहता है, मतलब एक जगह से अब आज शोल्डर में है, 2-3 दिन शोल्डर में रहेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। पेन आपका कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, एक जगह पे नहीं रहेगा। साथ ही साथ लो ग्रेड फीवर, आपको हल्का हल्का बुखार, आपकी बॉडी में पेन, भूख नहीं लगना, थकान महसूस होना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बीमारी हमारे जोड़ों पे ही इम्पैक्ट नहीं डालती है, हमारी साइकोलॉजी पे ही इम्पैक्ट नहीं डालती, हमारे माइंड पे इम्पैक्ट नहीं डालती। इसके साथ साथ ये बीमारी हमारे बॉडी के और ऑर्गन्स को भी जकड़ लेती है। अगर हमें ये लगता है ना कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों को ही नुकसान पहुंचाती है, तो आप बिल्कुल गलत है। ये जो बीमारी है हमारे फेफड़ों पे भी इम्पैक्ट डालती है। हमारे फेफड़ों में स्कारिंग होने लगती है, सिकुड़ने लगते हैं, वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाती है, गांठें बन जाती हैं, और हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। अगर आपको गठिया की समस्या है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत है तो ये बीमारी ने आपको, समझो कि आपके जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनको भी जकड़ लिया है। साथ ही साथ अगर आपके हार्ट के जो वाल है, जो मसल्स हैं, ठीक है, जो हार्ट की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इन्फ्लामेशन होना, आपकी जो ब्लड वेसल्स है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो ब्लड को पंप करने में दिक्कत आती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। यहाँ पे हल्का हल्का पेन आपको महसूस हो सकता है। स्किन के अंदर आपने देखे होंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह के नोड्यूल्स बन जाते हैं, इसको हम रूमेटॉइड नोड्यूल्स बोलते हैं। तो स्किन के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये गठिया का एक इंडिकेशन है। साथ ही साथ आपकी आंखों में ड्राइनेस, आपकी आंखों में सूजन, इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगी, मुंह में ड्राइनेस आ जाएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, मसूड़ों में सूजन आ सकती है, बॉडी आपकी इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी, बोन आपकी इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी कि थोड़ा सा भी झटका लगा, थोड़ा सा भी कोई दबाव पड़ा तो आपकी बोन्स इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं। साथ ही साथ आपकी जो बोन्स है, जो आपके जॉइंट है, वो धीरे धीरे बिल्कुल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है या इस बीमारी के बाद आपका वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि बढ़ने इसलिए लगता है क्योंकि आप मूव तो कर नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो फिर जो भी खाते हैं आपका फैट बनने लगता है और वेट गेन हो जाता है। और वेट गेन होने के बाद आपके जोड़ों में जो दर्द है, जो आपकी जो ये बीमारी है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है।
इसलिए हमें वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारा वेट ना बढ़ जाए। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो ये बीमारी आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों डायग्नोसिस की, कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट कराएं जिससे हमें पता लग जाए कि हमें गठिया ही है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है। क्योंकि दोस्तों गठिया तो यूरिक एसिड भी होता है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसी को हम आम भाषा में गठिया बोल देते हैं। लेकिन यूरिक एसिड का बढ़ना और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ईएसआर बढ़ जाता है इस बीमारी में, जिसको हम एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जब भी हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन आता है तो सीआरपी रेज हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आरए फैक्टर। बहुत सारे लोग हैं जो आरए फैक्टर का ही टेस्ट करते हैं और आरए फैक्टर को एक मेन टेस्ट मानते हैं कि अगर आपका आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है तो गठिया आपको है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका एंटी-सीसीपी भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका एंटी-सीसीपी नहीं बढ़ा हुआ है, आपका आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो हम इसको फॉल्स मानेंगे कि आपको पूरी तरह से गठिया है, ऐसा क्लियर नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एंटी-सीसीपी अगर बढ़ा हुआ है, आरए फैक्टर हमारा बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो हम इसका क्लियर इंडिकेशन मानेंगे कि हमें गठिया ही है। बहुत सारे केसेस में जहाँ पे डिजीज़ का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये देखने के लिए कि हमारे जोड़ों पे इसने कितना अटैक किया है, कई बार हम एमआरआई भी करवा लेते हैं या एक्सरे करवाते हैं जॉइंट के अंदर डिजीज़ का प्रोग्रेशन को देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टेस्ट है जिसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपको गठिया ही हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों सबसे पहले अगर हमें कोई भी बीमारी होती है ना, तो हमारा एक कॉमन स्वभाव है कि हम सबसे पहले एलोपैथी में जाते हैं, उसके बाद हम होम्योपैथी में जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथी ट्रीटमेंट की, कि एलोपैथी में ये क्या ट्रीटमेंट होता है और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, हमें एलोपैथी पे ट्रस्ट क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है कि आपको पेन के लिए आपको पेन किलर देंगे। ठीक है, आपके जोड़ों की सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्विक रिलीफ मिलता है। और हमें जब पता नहीं होता शुरुआत में कि ये बीमारी हमारी एलोपैथी से ठीक नहीं होगी, तो हम वो मेडिसिन खाते हैं। बहुत सारे पेशेंट 10-10 साल तक खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथी से सिर्फ ये मैनेज होगी। क्योंकि ये बीमारी एक ऑटोइम्यून बीमारी है, और ऑटोइम्यून बीमारी में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी ही, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रही है। और अगर किसी वजह से अगर हमारी इम्यूनिटी को दबा दें तो वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करेगी। हमारी बॉडी पे अटैक नहीं करेगी तो हमारे जोड़ों में सूजन, हमारे जोड़ों में जो दर्द है, इन्फ्लामेशन है, वो ज़्यादा नहीं आएगा, स्टिफनेस ज़्यादा नहीं आएगी, तो पेशेंट को कुछ रिलीफ मिलता है। तो शुरुआत में हम पेशेंट को रिलीफ देने के लिए डॉक्टर आपको स्टेरॉइड भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक बार रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन उससे परमानेंट क्योर नहीं होगा। ठीक है, एलोपैथी में दोस्तों कुछ कॉमन मेडिकेशन होती है, जैसे सल्फासालाजाइन, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, लिफ्लुनोमाइड, डीमार्ड्स करके ड्रग्स होती हैं, बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं, टीएनएफ अल्फा। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, एक बार आपको टेम्परेरी तरीके से रिलीफ देती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। मेथोट्रेक्सेट एक ड्रग है, इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, इसे न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, हीमोपोइसिस हो सकता है। और लिफ्लुनामाइड है, इससे एक्यूट हिपेटिक फेलियर होता है। ठीक है, आपका लीवर डैमेज हो जाता है धीरे धीरे। तो डॉक्टर आपका टाइम टू टाइम आपका एलएफटी, आपका केएफटी, आपका सीबीसी, ईएसआर मॉनिटर करते रहते हैं। कहीं कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जिसने आपके लंग्स पे या आपके लीवर पे कोई अटैक कर दिया हो या कोई नुकसान पहुंचा दिया हो आपकी किडनी को। ठीक है, तो इसी से हमें इंडिकेशन मिल सकता है दोस्तों कि ये दवाइयाँ कितनी खतरनाक है। ये दवाइयाँ आप तब लीजिए जब आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है और आपको एक बार टेम्परेरी रूप से इसको मैनेज करना है। अगर आपको मैनेज करना है तब तो ये दवाइयाँ ठीक हैं, लेकिन अगर आप क्योर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए होम्योपैथी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। होम्योपैथी क्या करता है दोस्तों, हमारी ऑटो इम्यूनिटी जो है उसको ठीक करता है। कि कोई तरीके से अगर हमारी इम्यूनिटी को ये समझा दें कि ये हमारी दुश्मन नहीं है, अगर हमने ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को ही ठीक कर दिया तो फिर सारा काम ही सोल्व हो जाता है। तो होम्योपैथी क्या करती है, जड़ से काम करती है, आपकी बॉडी को, आपके जॉइंट्स को रिपेयर करती है, आपकी ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करती है। दोस्तों एक बीमारी जब होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जेनेटिक कोज है जो मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ इमोशनल कोज होते हैं। तो लेकिन जब हम 30 से 40 मिनट की पेशेंट की केस टेकिंग लेते हैं ना, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पहले ले चुका है उसको पता होता है, जब हम क्लासिकल होम्योपैथी से पेशेंट को ठीक करते हैं तो पेशेंट का स्वभाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जानना। उसको क्या तरह का कोई स्ट्रेस रहा है, आपकी फैमिली पे किस तरह का कोई स्ट्रेस आपको रहा है, फैमिली हिस्ट्री में कोई इस तरह की कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है क्या, आपको भूख कैसी है, आपकी प्यास कैसी है, आपकी नींद कैसी है, इवन आपके सपने तक हम पूछते हैं कि आपको किस तरह के ड्रीम्स आते हैं, आपको और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम पे और अटैक आ सकता है। तो हम सारी चीज़ों को जब अच्छे से रिसर्च करके पेशेंट की मेडिसिन देते हैं तब जाके पेशेंट को धीरे धीरे रिस्पॉन्स आने लगता है, और क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्योंकि आपको पता है क्रोनिक केसेस के अंदर होम्योपैथी स्लो काम करती है।
ठीक है। एक्यूट केसेस जैसे किसी को खांसी जुकाम बुखार हुआ है तो तुरंत काम करेगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो 4-5 साल से है, तो उसमें अगर आप सोचेंगे कि दवाई लेते ही आप तुरंत ठीक हो जाओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। देखो होता क्या है कि एलोपैथी तो आप 10 साल खा लोगे तो भी ठीक नहीं होगे। होम्योपैथी में अगर आप साल में भी ठीक हो जाओ तो सबसे बढ़िया है। होम्योपैथी स्लो जरूर काम करती है दोस्तों, पर ये रूट से काम करती है, जड़ से काम करती है और उसको हमारे जोड़ों को रिपेयर करती है और हमारी डिजीज़ को रिवर्स कर देती है। शुरुआत में हमें एलोपैथी मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, 1 या 2 मेडिसिन हम चला सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो डिजीज़ है उस पर हमारा कंट्रोल आ जाता है तो हम धीरे धीरे वो दवाइयाँ पहले बंद करते हैं, उसके बाद हम होम्योपैथी को चलाते हैं और फिर होम्योपैथी बंद कर देते हैं और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पेशेंट का ठीक होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी की स्टेज क्या है। अगर आप ऐसी स्टेज में मेरे पास आते हैं जहाँ पे आपके जोड़ पूरी तरह से मुड़ चुके हैं, तो फिर तो देखो मैनेज करना उसको बहुत ज़्यादा, हम सिर्फ उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं लेकिन उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि इससे पहले कि आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप शुरू में ही होम्योपैथी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी बीमारी एक बार बढ़ जाती है तो फिर हम उसको होम्योपैथी से भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे, सिर्फ होम्योपैथी से उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो एडवांस पैथोलॉजी को हम ठीक नहीं कर सकते होम्योपैथी से भी। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि मैं होम्योपैथी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ या क्यों नहीं बताता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, कि जब भी हम पेशेंट को दवाई देते हैं ना, तो उसकी डोज, उसकी जो पोटेंसी है, उसको हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और जो भी एक्यूट प्रॉब्लम्स आती है उसको हमें मैनेज करना पड़ता है, एलोपैथी को टेपर डाउन करना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी मेडिसिन अगर मैं बता दूँ आप उसको ले भी लोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी डोज हमें कब चेंज करनी है, उसकी पोटेंसी हमें कब चेंज करनी है। ठीक है, और हमें एलोपैथी मेडिसिन को कैसे मैनेज करेंगे, हमें कोई बीच में कोई एक्यूट प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ लेके चलनी पड़ती है, तब जाके पेशेंट ठीक होता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो हम आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हिस्ट्री लेके अच्छे से हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको कुरियर से मेडिसिन भेज देंगे। ये हमारा प्रोसेस रहता है और एक टाइम के बाद जाके धीरे धीरे आपकी बीमारी रिवर्स होने लगेगी और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एडवांस पैथोलॉजी में आते हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ शायद आपका पेन मैनेज हो जाए, लेकिन डिजीज़ रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें दोस्तों डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको डाइट पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए और मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं अगर आपने कोई ऐसा फूड खाया और आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं या होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको बीच में ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। आपको पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेना है, डाइट को पूरी तरह से फॉलो करना है, फिर जाके आपकी बीमारी ठीक होगी। अगर आप शुरुआत में आ जाते हैं तो आपको 5-6 महीने लगेंगे, और अगर आपको एडवांस पैथोलॉजी है तो आपको साल से ऊपर लग सकता है। तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर दिया, इस नंबर पर आप मैसेज करिए और मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।